नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे पर वो पहुंचे हुए हैं। आज सुबह सीएम ने गृह जनपद में जनता दरबार लगाया था, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। इसके बाद सीएम योगी ने गौ सेवा करी। तो वहीं सीएम योगी आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु और शिष्य की वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते भी नजर आए। सीएम योगी ने अपने गुरु का पूजन किया। इसके बाद वो देवरिया के लिए रवाना हो गए, जहां पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे। सीएम तकरीबन 1.5 घंटे तक देवरिया में रहने वाले हैं। इस दौरान सीएम उन तमाम भवनों का निरीक्षण करेंगे जिनका काम पूरा हो चुका है। सीएम अधिकारियों के साथ इस बाबत जानकारी भी लेंगे। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जनता दरबार, सीएम की गौ सेवा भी आप देख पा रहे हैं। और हालांकि जब भी गोरखनाथ मंदिर में पहुंचते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो इस दौरान गायों से उनका ये जो असीम प्रेम है वो भी देखने को मिलता रहता है। गुरु पूजन का आज पर्व था और वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। व्यास पूर्णिमा की तिथि गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सब बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते आए हैं। अपनी गुरु परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक अवसर हम सबके सामने आता है। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा को लेकर विपक्षी दलों पर हमला बोला। यूपी के सीएम ने कहा कि कोई अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजता था तो कोई इंग्लैंड भेजा करता था। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब का बच्चा न पढ़ पाए, इसलिए पिछली सरकारों के कार्यकाल में स्कूल जर्जर करके छोड़ दिए गए। तो वह इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज 1,20,000 से ज्यादा विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सौंदर्यीकरण करके उन्हें स्कूल दिखने लायक बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को जाति और क्षेत्र के आधार पर बांटने वाले लोगों को इन्हीं सबसे परेशानी है। जो लोग ये चाहते थे अपने बच्चों को तो स्वयं भी कोई ऑस्ट्रेलिया भेजता था, कोई इंग्लैंड भेजता है, कोई और जगह भेजता है, लेकिन गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए इसलिए वे सभी स्कूल जर्जर करके छोड़ दिए थे। 1,35,000 विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के जर्जर है, कोई पुरसा हाल नहीं। आखिर सरकार 2017 के पहले भी तो रही होंगी। क्या कर रहे थे लोग? बजट वही खर्च होता था, पैसा खर्च होता था, वेतन भी निकलता था, भवन के नाम पे भी पैसा जाता था, लेकिन विद्यालय जर्जर है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने जीत का परचम लहरा दिया है। उन्होंने 49 किलोग्राम रजत पदक हासिल कर लिया है। 49 किलोग्राम भार वर्ग में उनकी इस कामयाबी को देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो वहीं पीएम मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम योगी आदित्यनाथ सहित तमाम दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी है। सीएम योगी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि आज फिर भारत की मातृशक्ति ने वैश्विक पटल पर मां भारती का गौरव भूषित किया है। आज टोक्यो 2020 में मीराबाई ने अद्भुत कौशल का परिचय देते हुए रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। हार्दिक बधाई, जय हिंद। वहीं यूपी चुनाव को लेकर अब बीजेपी ने बड़ी योजना तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा समेत तमाम जो बड़े नेता हैं विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। सीएम योगी का गोरखपुर की किसी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, संभव बताया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सिराथू सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं दिनेश शर्मा लखनऊ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। तो वहीं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह जैसे बड़े नेता भी चुनावी मैदान में अपने भाग्य की आजमाइश करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से बीजेपी आलाकमान ने यह निर्देश सुना दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति आयोग संस्था है ऊपर और जो हमारा हाई कमान है, वो अगर इस तरह की कोई चीजें तय करेगा, पूरी पार्टी अनुशासन के साथ उसका पालन करेगी, जिसको जो कहा जाएगा वो रोल करेगा। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसका जो रोल नियत किया जाता है उस रोल पे वो निभाता है।
देखिए, तमाम वादों के रथ पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी 2017 में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी, लेकिन उनका जो लोक संकल्प पत्र था, उनके जो वादे थे, उन सब में ये असफल साबित हुए हैं और इनके तमाम वादे जुमले साबित हुए हैं। चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सब पे भारतीय जनता पार्टी धराशायी हुई है। और जिस तरीके का जंगल राज और गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चला है और जिस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैये से योगी जी सरकार चलाए हैं 4.5 साल, और जिस तरीके से कोरोना का मिसमैनेजमेंट रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, जिस तरीके से जातिवादी आधार पर निर्णय लिए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से यानी कि लखनऊ से हमारे साथ में संजीव कपासिया जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरीके की तमाम चर्चाएं देखने को मिल रही है, सौगातें पूर्वांचल सहित पश्चिमांचल और तमाम उत्तर प्रदेश को मिल रही है, ऐसे में एक महत्वपूर्ण ऐलान सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है कि आलाकमान ने निर्देशित किया है कि तमाम दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में अपने भाग्य की आजमाइश करेंगे। कितना सही, कितना गलत हो सकता है ये फैसला? बिल्कुल पूजा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो समय समय पर अपनी रणनीति बदलता रहता है। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल हाल ही में दिल्ली गए थे और संभव है वहां यह तय हुआ हो ताकि कार्यकर्ताओं में एक मैसेज दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव और वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह चुनाव लड़े। लेकिन जिस तरीके की बात सामने आ रही है, योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ की जहां से वो गोरखपुर से सांसद रहे हैं, वहां से किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा राजधानी लखनऊ की कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जो जल शक्ति मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री माने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ के खास सिपह सलारों में है महेंद्र सिंह, उनको कुंडा से लड़ाने की तैयारी है। 1993 से आज तक वहां पर राजा भैया निर्दलीय विधायक के रूप में विराजमान है, उनको टक्कर देना बहुत आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह विशेष रणनीति है ताकि कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो हाई किया जाए और कार्यकर्ताओं को लगे कि उनके जो शीर्ष नेता हैं, उनके जो कद्दावर नेता हैं, वो भी किसी पिछले दरवाजे से सदन में नहीं जाने वाले, वो भी जनता के माध्यम से, एक एक वोट के माध्यम से विधानसभा की दहलीज पार करने वाले हैं। पूजा, बिल्कुल, और ये अग्नि परीक्षा पार करना बहुत ज्यादा जरूरी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए है। लेकिन सबसे अहम सवाल संजीव मेरा आपसे ये कि पिछले दिनों जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के अंदर बनी है, या यूं कहें कि सूबे के अंदर बनी है, उसको देखते हुए क्या आलाकमान का ये निर्णय ठीक लगता है क्या? अभी हालांकि ये जानकारी सूत्रों के हवाले से ही है। बिल्कुल, देखिए पूजा, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने नाम ये कद्दावर नेताओं के आपने लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, जो 2017 की जीत के नायक हैं। हालांकि दिनेश शर्मा राजधानी लखनऊ के मेयर रहे हैं, अभी तक किसी सदन के मेंबर नहीं थे। जब 2017 में वो मंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए गए तब उनको विधान परिषद भेजा गया। लेकिन ये जरूर कार्यकर्ताओं में मैसेज भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी सफल रहेगी कि उनके जो नेता है वो पूरी तरीके से उनके तरीके से जनता के माध्यम से विधानसभा की दहलीज पार करेंगे। यानी कार्यकर्ताओं का जो जोश है उसको बढ़ाने के लिए ये हो सकता है शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहा हो, लेकिन जिस तरीके से ये फ्रंट फुट पे भारतीय जनता पार्टी के नेता रहेंगे, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनावों में लाभ मिलने वाला है। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अगस्त महीने में विधानमंडल का मानसून सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद सत्र शुरू होकर महीने के अंत में खत्म करने का प्लान सरकार कर रही है। इस दौरान 2022 के आगामी चुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट ला सकती है। इसमें युवाओं को लुभाने के लिए कई सेक्टर्स में नौकरियों का ऐलान संभव है, तो वहीं धार्मिक नगरी जैसे अयोध्या, मथुरा, काशी और चित्रकूट के लिए बड़े बजट का ऐलान भी संभव है। सूत्रों के हिसाब से पिछले कैबिनेट बैठक में विधानमंडल सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव भी लाया गया था, लेकिन उस पर कोई निर्णय न करके आगे टाल दिया गया। माना यह भी जा रहा है कि अगले कैबिनेट बैठक में विधानमंडल सत्र को लेकर प्रस्ताव लाया जा सकता है।
तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आम को लेकर बयान दिया था, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। सीएम योगी ने राहुल गांधी के आम वाले वीडियो को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा है। तो वहीं अब कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता दीपक सिंह ने उस पर बयान भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि छोटी छोटी चीजों को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर आपका कद बड़ा है तो आपको अपनी सोच भी बड़ी करनी चाहिए। जी ने कहा उन्हें आंध्रा का एक आम और उत्तर प्रदेश का लंगड़ा आम बेहद पसंद है। उस पे जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, उन्हें हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, जिस तरह से हमारा देश विविधताओं होने के बाद एक है, एक खान पान हर जगह खाया जाता है, मुझे लगता है उसे सोचना चाहिए और छोटी छोटी चीजों पर बड़ी बड़ी राजनीति करने से बाज आना चाहिए। अन्यथा देश ये समझेगा कद तो बढ़ गया, पद बढ़ गया, लेकिन सोच छोटी रह गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ के टीबी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे थे। इस दौरान भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ विधायक डॉक्टर नीरज बोरा भी मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह ने यहां वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया है। इसके बाद उन्होंने गुरु पूर्णिमा के पर्व पर लाजपत नगर स्थित गुरुद्वारा के साथ बड़ी काली जी के मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। तो वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार में बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की एक बड़ी मांग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मान लिया। सीएम योगी ने प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम पर करने की मंजूरी दे दी है। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर सोनेलाल पटेल राज्य चिकित्सा महाविद्यालय किए जाने के फैसले पर अनुप्रिया ने सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और तमाम लोगों का आभार भी व्यक्त किया है। तो वहीं प्रदेश सरकार के इस फैसले को चुनावी चश्मे से भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि राजनीतिक हलके में ये माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से कुर्मी समाज को और मजबूती के साथ अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबंद किया जा सकता है। तो वहीं सोनेलाल पटेल स्वशासीय राजकीय महाविद्यालय, उसमें समृद्धि चिकित्सालय का नाम राज प्रताप बहादुर चिकित्सकीय किए जाने पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए खुशी का इजहार भी किया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक ने बताया कि 30 जुलाई को मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होगा और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कि आज मुझे ही नहीं पूरे प्रतापगढ़ जनपद में अपना दल भाजपा सरकार के जो भी 4.5 साल के कार्यकाल रहे, उसमें एक नया सबसे बड़ा तोहफा जो जुड़ा वो बोधिसत्व यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम से मेडिकल कॉलेज का नामकरण इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने और भारत इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सौगात प्रतापगढ़ को डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम से मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो दिया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों के किनारे आस्था का सैलाब टूट पड़ा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। इसके बाद गुरु का दर्शन करके आशीर्वाद भी लिया। हालांकि कोरोना महामारी का भी असर देखने को मिल रहा है। जहां अन्य वर्षों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे, इस बार संख्या हजारों में ही सीमित रही। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सूबे के अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख पा रहे हैं। चित्रकूट, मिर्जापुर, हापुड़, हरिद्वार और प्रयागराज, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के ऐसे समय पर जब हम तीसरी लहर के दस्तक की बात कर रहे हैं, क्या ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई सुखद लगती हैं? क्या ये हमारी लापरवाही को नहीं दिखाती? क्या ये नहीं बताती कि हमें अपनों का ख्याल नहीं रहा? वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। तो वहीं बात तो अगर सावन के महीने की जाए तो भोले की नगरी में भक्त तो अलग रंग में नजर आते हैं, लेकिन इस बार माहौल अलग होने वाला है। क्योंकि सावन पर कोरोना का साया है। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा। स्पर्श दर्शन पूरी तरीके से प्रतिबंधित होने वाला है। आने वाले सभी भक्तों को गर्भगृह के बाहर से ही पूजा अर्चना करनी होगी। जलाभिषेक करने वाले भक्तों को भी गर्भगृह के बाहर ही रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि
काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए भक्तों को 4 अलग-अलग रास्ते उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं वीआईपी दर्शन के लिए भी एक अलग से प्रवेश द्वार बनाया गया है। इतना ही नहीं, बाहर से एलईडी के जरिए बाबा विश्वनाथ के दर्शन सभी को हो सकते हैं। सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए ये कदम उठाया गया। सीधे रुक करेंगे देवरिया का। आपको बता दें, देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर इनॉग्रेशन होना है। क्या बोल रहे हैं सीएम, सुनिए। पढ़ाई शुरू करवा रहे हैं और इस 21-22 के लिए हम 14 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं, जिनकी स्वीकृति दी जा चुकी है, बजट का प्रावधान किया जा चुका है, वहां पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब प्रदेश के अंदर 16 जनपद ऐसे हैं जहां पर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जैसे महाराजगंज है, संत कबीर नगर है, मऊ है, बलिया है। ऐसे 16 जो जनपद बचे हैं, इनको भी हम पीपीपी मोड में एक नई कार्य योजना इनके लिए हम लोगों ने तैयार की, एक पॉलिसी हम लोगों ने इसके लिए बनाई है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत अगले 6 महीने के अंदर हम लोग इन सभी जनपदों में भी एक नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में राज्य सरकार के सहयोग से और भारत सरकार के सहयोग से स्थापित करने की एक कार्य योजना को लेकर के आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि जिस उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे, उसी उत्तर प्रदेश में जब केंद्र और राज्य में एक जैसी विचारधारा की सरकार होती है, एक पार्टी की सरकार होती है, तो उसका क्या प्रभाव होता है केवल मेडिकल के क्षेत्र में ही हम देख सकते हैं कि 75 के 75 जनपद मेडिकल कॉलेजेस से आच्छादित होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने विगत वर्ष 2 एम्स का भी शुभारंभ किया। एम्स गोरखपुर, जिसमें एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में प्रवेश हुए थे, और रायबरेली में भी एम्स और रायबरेली के एम्स, गोरखपुर और रायबरेली के एम्स बनकर के तैयार होने जा रहे हैं। गोरखपुर एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के करकमलों से। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मेडिकल के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रगति कर रहा है प्रदेश, और ऐसे में आगामी 30 अगस्त को जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री के करकमलों से कुछ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी होने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, देवभूमि का रुख करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी अपने गृह मंडल कुमाऊं पहुंचे। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे हुए हैं और दूसरे दिन खटीमा को रवाना हो गए। यहाँ के किच्छा, सितारगंज और नानकमता में उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री के रथ पर फूलों की बारिश भी की गई और समर्थकों ने जोरदार नारे भी लगाए। सीएम धामी का रात्रि विश्राम खटीमा में ही होगा, इसके बाद देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। कांग्रेस संगठन में बदलाव के बाद अब बारी है चुनावी मैदान में उतरने की। बीजेपी जहां लगातार जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अब कांग्रेस के नेता भी जिम्मेदारी मिलने के बाद नए जोश में भरे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योत सिंह बिष्ट का कहना है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले ही हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। यूपी के चुनाव के बादल छाने लगे हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने सौगातों की बारिश भी शुरू कर दी है। और सौगातों की ये बारिश सबसे ज्यादा कहां हो रही है? यूपी के पूर्वांचल में। क्यों? आपको ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जाता है कि पूर्वांचल जिसका होगा उसकी ही सरकार होगी। यही वजह है कि पूर्वांचल में एक बार फिर सौगातों की बारिश हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है और इसी कवायद में बहुजन समाज पार्टी भी जुट गई है। पूर्वांचल ही यूपी की छोटी पार्टियों की भी प्रयोगशाला रही है और इनमें अपना दल, निषाद पार्टी,
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी भी शामिल है। यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए पूर्वांचल काफी अहम कड़ी है। माना ये जाता है कि पूर्वांचल की 156 सीटें ही हार जीत का मानक तय करती हैं। इसीलिए सभी पार्टियों का पूरा फोकस पूर्वांचल पर रहता है। बीजेपी सरकार पूर्वांचल में सौगातों की बारिश कर रही है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवनगरी काशी से की। कहने को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा सरकारी रहा, लेकिन पीएम मोदी के काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही 1475 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ कर यूपी में अपने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। परियोजनाओं का लोकार्पण तो किया ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा परियोजनाओं के शिलान्यास हुए, जिनकी फेहरिस्त काफी लंबी है। पूर्वांचल में मोदी की सौगात के बाद योगी की सौगात भी कतार में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सैनिक स्कूल के जरिए पूर्वांचल के युवाओं को एक बड़ी सौगात देते नजर आए। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 16 परियोजनाओं की सौगात दी है। बीजेपी लगातार पूर्वांचल वासियों के जहन में ये बात बैठाना चाहती है कि पूर्वांचल के लिए कार्यों और विकास की रेल चलाई जा रही है, और इस रंग को और गाढ़ा करने के लिए पीएम मोदी अगले हफ्ते एक बार फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ वो सिद्धार्थनगर से सूबे के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे, और ये भी तय है कि लोकार्पण और शिलान्यास के इस खेल में बीजेपी लगातार पूर्वांचल को साधने की कवायद में है। पूर्वांचल का गणित सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद जरूरी भी है। पूर्वांचल में कुल 26 जिले आते हैं और यहाँ विधानसभा की 156 सीटें हैं। अगर 2017 के विधानसभा चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने 106 सीटों पर सीधा कब्जा जमाया था। तो वहीं समाजवादी पार्टी को 18, बसपा को 12, अपना दल को 8 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को महज 4 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 4 और निषाद पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली। तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, और पूर्वांचल बीजेपी के लिए इस बार और ज्यादा अहम हो गया है। तब जबकि किसान आंदोलन ने बीजेपी के लिए नाक में दम मचा रखा है और पश्चिम यूपी को चुनौती बना दिया है। पूर्वांचल में बीजेपी की सौगातों से सीधा समझा जा सकता है कि बीजेपी पश्चिम यूपी पर कोई प्रयोग करने से बच रही है। बीजेपी एक बार फिर पूर्वांचल में 2017 विधानसभा चुनाव को दोहराना चाहती है, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी तक पूर्वांचल में विकास और सौगातों की पुरवैया बहा रहे हैं। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट।